नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में बात करेंगे महंगाई को लेकर। आज महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक सड़कों पर उतरी। दिल्ली से लेकर जयपुर तक और जयपुर से लेकर मुंबई तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह धरने प्रदर्शन किए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महंगाई एक ऐसा विषय है जिसको लेकर देश की आम आवाम परेशान है और जब से खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाया गया है उसके बाद से लोगों की हालत खस्ता है। आटे से लेकर दाल पर और दाल से लेकर दूध तक पर भी जीएसटी लगा दिया गया है और इन्हीं तमाम बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध जताया है। आम आदमी परेशान है। इन्हीं बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश गर्ग जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। सुरेश जी, आपका स्वागत है। पंकज शर्मा जी हैं कांग्रेस पार्टी से। पंकज जी, आपका भी स्वागत है। सुरेश जी, आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने महंगाई के विरोध में सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन किया है, क्या कहना है आपका? क्या लगता है ये एक ठीक माध्यम है? क्योंकि देखिए, बहुत बड़ा विषय है। भले ही भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर रही हो, लेकिन ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी ने इसको पुरजोर तरीके से पहली बार पूरे देश में एक साथ उठाया है। नीरज जी, देखिए, ये कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो महंगाई के मुद्दे पे प्रदर्शन नहीं है, ये गांधी परिवार को बचाने का प्रदर्शन है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों से ईडी की नेशनल हेराल्ड पे इंक्वायरी चल रही है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ। तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही है, हेराल्ड दफ्तर को जो सील किया गया है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, नहीं कि महंगाई पे। अगर महंगाई पे इनको करना था तो राजस्थान के अंदर जब यहाँ पे महंगाई के मुद्दे पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया था कांग्रेस ने, उसके अंदर राहुल गांधी जी आए थे और उन्होंने महंगाई के मुद्दे पे न बोल के हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझा के गए थे। तो ये कांग्रेस जो है वो महंगाई के मुद्दे पे तो इनका, और फिर दूसरा मैं महंगाई की बात करना चाहता हूं। आज बिल्कुल निश्चित रूप से जो आरबीआई की गाइडलाइंस है 2% से 6% के बीच में जो महंगाई दर रहनी चाहिए उसकी जगह आज 7% है, 7.01% है। आरबीआई कंटिन्यू उसको कंट्रोल करने के लिए डे बाय डे बहुत सारे उपाय आरबीआई ने किए हैं। अभी आज ही देखिए, आज आरबीआई ने रेपो रेट 0.5% रेपो रेट और बढ़ाई है। बढ़ाई होने से महंगाई की दर कम आएगी निश्चित रूप से आगे वाले। लेकिन आज विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पूरे विश्व के अंदर महंगाई दर बढ़ी हुई है। आज अमेरिका के अंदर 40 साल से सबसे ज्यादा महंगाई आज अमेरिका के अंदर है 9.1%। ब्रिटेन के अंदर आप देखिए 9.4% है। यूक्रेन के अंदर 80% महंगाई दर है। आप अर्जेंटीना में देखिए 72% महंगाई दर है। उसको कंपैरिजन करें तो आज भारत के अंदर उस तरह की महंगाई दर आपने कहीं कहीं विदेशों से कंपैरिजन किया जाए तो भारत में महंगाई दर कम है। और पंकज जी, सीधा से इन्होंने कहा कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने के लिए है, ईडी के खिलाफ है, महंगाई को लेकर नहीं है। पंकज जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दा और ज्वलंत मुद्दा है। इस पर हमारे बीजेपी के प्रतिनिधि ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ देश में व्याप्त बहुत ज़्यादा महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी के लिए है। इन लोगों ने पिछले कुछ सालों में, पिछले 7 सालों में लगभग 22 करोड़ लोग से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे। उसमें से सिर्फ 7 लाख लोगों को इन्होंने नौकरी दी है। महंगाई पर भी इन्होंने आटा, दाल, गुड़, दही, छाछ, इन सब पर जीएसटी लगा दिया है। इन्होंने घोड़ों की रेस पे जीएसटी नहीं लगाया, इन्होंने कसिनो पे जीएसटी नहीं लगाया, इन्होंने हीरे पे भी सिर्फ 1.5% जीएसटी लगाया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आधारभूत चीजें हैं, खाने की जो भोजन की जो चीजें हैं, उन पर इन्होंने जीएसटी लगाकर जनता को भुखमरी के कगार पे पहुंचा दिया। इस देश में 22 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं, 45 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं और ऐसी योजना लेके आ रहे हैं जिनमें ठेके पे इन्होंने अग्निपथ जैसी योजना को ठेके पर दे दिया है। तो ये देश को मुद्दों से भटकाने का काम ना करें, मुद्दों पर बात करें। मुद्दों पर कब चर्चा करेंगे ये देश को बताएं। सुरेश जी, सीधा सीधा इनका कहना मुद्दों से भटकाने का काम है। ईडी अपना काम कर रही है, ईडी को कोई काम में बाधा नहीं डाल रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की कोशिश है कि महंगाई को लेकर वो अब जनता के साथ खड़ी हो। नीरज जी, मुझे तो आज ताज्जुब होता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे कि मुद्दे पे, जब महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर डिबेट हो रही थी, निर्मला सीतारमण जी लोकसभा के अंदर महंगाई के मुद्दे पे बोल रही थी, तो कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया? आपको अगर सुनने का मादा था तो जब निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी महंगाई के मुद्दे पे तो आपको रुकना चाहिए था। क्यों वॉकआउट किया? इसका मतलब है कि आपका महंगाई के मुद्दे से, महंगाई से कोई लेने देना नहीं है। ये अग्निपथ की बात करते हैं, आज 10 लाख लोगों ने अग्निपथ के अंदर आवेदन किया है, 80,000 महिलाओं ने अग्निपथ के अंदर आवेदन किया है।
तो भैया अग्निपथ तो बहुत अच्छी स्कीम है। ये कहते हैं कि साहब राजस्थान, मैं ये कहता हूं कि राजस्थान में आप महंगाई के मुद्दे की बात करते हो तो राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई दर है, राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। आज हिंदुस्तान की बेरोजगारी दर 6.8% है, लेकिन राजस्थान की बेरोजगारी दर 20% से ऊपर है। आज हिंदुस्तान में महंगाई दर 7.0% है, लेकिन राजस्थान में 8.08% है। तो क्यों नहीं राजस्थान में कम करते हो? आज पेट्रोल के अंदर हिंदुस्तान में एक्साइज ड्यूटी जो है 19 रुपए 90 पैसे है, राजस्थान में वेट 26 रुपए 82 पैसे है। डीजल के अंदर 15 रुपए 80 पैसे का एक्साइज ड्यूटी है, वेट 16 रुपए 62 पैसे क्यों है? राजस्थान के अंदर महंगाई क्यों है? जवाब दीजिए। कम करिए राजस्थान की जनता को राहत दीजिए। राजस्थान में क्यों जो नहीं वेट राजस्थान की की दर है, जनता को राहत दी पंकज जाती जी, है? राजस्थान में जो वेट की दर है पेट्रोल और डीजल पर खासतौर पर उसी को लेकर मुद्दा बनाया जाता है। क्यों नहीं राजस्थान सरकार भी वेट देखिए, कम अगर ये करती है? कंपैरिजन करेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि 2013 से लेके अब तक कितना वेट राजस्थान गवर्नमेंट ने बढ़ाया और कितना वेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 32% से ज्यादा वेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है और उसमें कोई कमी नहीं की है। ये लोग 10 रुपए बढ़ाते हैं, 10 रुपए कम कर देते हैं, जनता को बिल्कुल मुद्दों से भटका रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना में 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। साहब 22 करोड़ लोग इस देश में फॉर्म भरते हैं, तब 7 लाख लोगों को आप नौकरी देते हो। 45 करोड़ लोग यहां बेरोजगार है और पिछले कुछ सालों में आपने पिछले 2 सालों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। जो आर्मी की वैकेंसी निकलने वाली थी उन वैकेंसियों का क्या हुआ? और आप जो हर साल 50,000 लोग रिटायर हो रहे हैं उनके लिए क्या प्लान है? उनको तो आपको नौकरी दी नहीं गई। आप कह रहे हैं अग्निपथ से योजना से 4 साल बाद आप उनको अकोमोडेट कर लेंगे। कहां अकोमोडेट करेंगे? पूरा प्लान बीजेपी के प्रवक्ता बताएं, इस देश में देश को बताएं, राजस्थान को बताएं कि कहां जाएंगे। धरना प्रदर्शन करिए ना अग्निपथ पे। धरना प्रदर्शन कर रहे तो आप करने नहीं दे रहे। आपने करने नहीं दिया। सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, सुरेश जी, अग्निपथ योजना में, सुरेश जी, सुरेश जी, अग्निपथ योजना में, सुरेश जी, पंकज जी, पंकज जी, सुरेश जी, देश की आवाज सुननी पड़ेगी, पंकज जी, पंकज जी, सुरेश जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा अग्निपथ योजना में 10 लाख युवाओं ने आवेदन किया। बेरोजगार युवक आखिर क्या करे? वो देख रहा है कि जितने समय मुझे रोजगार मिले, अगर जेलों में खाने की धमकी देंगे, उन पे मुकदमे करने की धमकी देंगे तो क्या करेंगे? पंकज जी, नहीं करने दिया। आपने क्या आवाज दबाया? आप किस तरीके से कह सकते हैं? आपने हर किसी की आवाज को दबाया। आपने किसान, युवा, बेरोजगार सबकी युवाओं को आवाज की दबाया। आपने किसानों को आवाज उठाने दी, आपने बेरोजगारों को आवाज उठाने दी, आपने विपक्ष को आवाज उठाने देते। सुरेश जी, पंकज जी, पंकज जी, मेरा पंकज जी, मेरा सवाल सुरेश जी से, पंकज जी, सवाल सुरेश जी से, जब बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि युवा अब उस 4 साल की नौकरी के लिए भी कतार में लग रहे हैं, आपको लगता है कहीं युवाओं की मजबूरी है? देखिए नीरज जी, अग्निपथ योजना बहुत अच्छी स्कीम है, अन्य देशों में भी चल रही है, हिंदुस्तान में भी ये लाए गए हैं और इससे युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 4 साल बाद में उनके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर बेरोजगारी दर, राजस्थान में बेरोजगारी दर आज 20% से ऊपर है, हिंदुस्तान में 6.8% है। जवाब दीजिए अंबानी जी के बारे में। भैया तुमने क्यों अडानी को ठेके दे दिए? चलो अगर भारतीय जनता पार्टी को अडानी को दिए तो कांग्रेस ने क्यों दिए? लेकिन आपको इनसे पूछिए कि अडानी को ठेके राजस्थान में विजयवर्गीय जी का बयान राजस्थान में किसने दिए? ये बता दीजिए आप। सुरेश जी, लगता नहीं कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान था वाकई में युवाओं की भावनाओं को भड़काने वाला था कि 4 साल बाद में अग्निपथ से जो रिटायर होंगे वो भाजपा कार्यालय। विजयवर्गीय जी का कहने का मतलब ये नहीं था, कैलाश विजयवर्गीय का कहने का मतलब ये था कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, युवाओं को अग्निपथ के अंदर भर रहे हैं और उनको कम से कम 25% तो वो परमानेंट रहेंगे, 75% लोग हैं जो अन्य जो डिफेंस की सर्विसेज है या सीआईएसएफ की सर्विसेज है उसके अंदर उनकी नियुक्ति होगी। इस तरह से कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के बनाया गया है। मुद्दा आज बेरोजगारी का है और मुद्दा आज महंगाई का है। आज राजस्थान की जो बदतर स्थिति कर रखी है, गहलोत जी को केवल भाड़ेबंदी और दिल्ली के अंदर हाजिरी बजाने के अलावा कोई काम नहीं है। आज क्या किया है? 1.5 लाख, एक बार सुरेश जी, पंकज जी की बात, आज ही अखबार में पंकज जी की बात, केवल 1.5 लाख रोजगार दिया आपने। पंकज जी की बात का वादा करके, पंकज जी की बात एक बार सुने। 2 लाख का वादा करके कितने लोगों को राजस्थान, पंकज जी, आपने, सुरेश जी एक बार पंकज जी की बात सुने। आखिरकार कितने लोगों को रोजगार दिया राजस्थान सरकार ने? क्योंकि राजस्थान में तोड़ने के लिए जो बेरोजगारी की दर है बहुत ज्यादा है, युवा लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं।
क्या आपको लगता है राजस्थान सरकार ने न्याय किया युवाओं के साथ? पंकज जी, राजस्थान सरकार ने बिल्कुल न्याय किया है। राजस्थान सरकार ने लगभग 3.5 लाख से ज्यादा की नौकरियां ऑलरेडी दे चुके हैं, कुछ प्रस्तावित है। और इनके जैसे हम लोगों ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा नहीं किया। ये बीजेपी सरकार सिर्फ वादा तोड़ने के लिए जाना जाता है। इन्होंने कैसे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। डॉलर की रेट देख लीजिए आप, पेट्रोल की रेट देख लीजिए, आपको लगता है सब पे पंकज जी, सरकार फेल है। 2 करोड़ नौकरियों का इन्होंने वादा किया, 2 करोड़ नौकरियां दे नहीं पाए। 2 करोड़ नौकरियों का हर साल वादा करने के बाद सिर्फ 7 लाख नौकरियां इन्होंने दी है। ये जनता को पता है। चलिए कम से कम चैनल पे मुख्यमंत्री चलिए कम से कम आधिकारिक रूप से आपने भी स्वीकार किया, आधिकारिक रूप से एडवर्टाइजमेंट को सुरेश जी, आधिकारिक रूप से आधिकारिक रूप से चलिए, आधिकारिक रूप से अगर 1,29,000 युवाओं को रोजगार मिला तो भी कहीं न कहीं अच्छी बात है। मैं एक बार पंकज जी, सुरेश जी, आप आज के कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में एक नई जान फूकेगी इस प्रदर्शन से? कहीं न कहीं युवा जुड़ेंगे इससे या आम जनता जुड़ेगी इस प्रदर्शन से? जी, आम जनता तो कांग्रेस के साथ है ही नहीं। आपने देखा होगा पिछले लगातार चुनाव के अंदर कांग्रेस से वोटर खिसकता जा रहा है। अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, कांग्रेस की क्या हालत हुई है, जमानतें जब्त हुई है। ये लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यूपी के अंदर 400 सीटों के अंदर खड़े हुए थे, 385 सीटों में इनकी जमानतें जब्त हुई है। तो 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुआ उसमें एक भी राज्य के अंदर नहीं है, हम 4 राज्यों के अंदर। चलिए सुरेश जी, आपसे आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में कहीं न कहीं इस प्रदर्शन से जान आएगी? जो युवा कार्यकर्ता है उनमें जोश का संचार हुआ होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के मुद्दों के लिए सड़क पर उतरती रही है, पहले भी उतरती रही है, आज भी उतर रही है और आगे भी जब जब जनता के मुद्दे रहेंगे, जनता के अधिकारों के लिए, हक के लिए हमेशा लड़ती रहेगी। लेकिन विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष, सरकार लगातार विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। उन्हें सड़कों पर उतरने नहीं दिया जा रहा, उनको गिरफ्तारियां की जा रही है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। ये सरकार को भी समझना चाहिए कि जब जनता में उनके प्रति नाखुशी है, रोष है, तो उसे विपक्ष को प्रकट करने देना चाहिए, विपक्ष को अपने मुद्दों को रखना देना चाहिए, विपक्ष की आवाज सुनी जानी चाहिए। सत्ता पक्ष है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को या विरोधियों को, विपक्षी पार्टियों को धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देती, जहां भी धरना प्रदर्शन करते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आपको लगता है कि इनके विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रहा सत्ता पक्ष? नीरज जी, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्र में शासन है हमारा, हमने कहीं पे भी विपक्ष को दबाने की कोशिश नहीं की है। आज आप ये देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा चलते हुए 15 दिन हो गए, 15 दिन से 14 दिन तक तो इन्होंने हंगामा करके उस लोकसभा और राज्यसभा को का नुकसान पहुंचा है। जब इनको महंगाई के मुद्दे पे नहीं दे रहे, अरे भाई महंगाई के मुद्दे पे जब बहस हो रही थी तो आपने वॉकआउट क्यों किया? नीरज जी, चलो आप बता दो, चलो इनसे पूछ लीजिए वॉकआउट क्यों किया। चलो अगर उनको बात, नीरज जी इन्होंने ये कहा, चलो मैं एक कह रहा हूं कि अगर महंगाई के मुद्दे पे बहस हुई थी, लोकसभा के अंदर निर्मला सीतारमण जी जवाब दे रही थी, क्यों कांग्रेस के नेता अधीर रंजन जी अपनी टीम को लेकर बाहर क्यों चले गए? सुनने का मादा रखना चाहिए था। जब वो बता रहे थे तो आपको जवाब सुनना चाहिए ना कि क्या महंगाई के मुद्दे पे विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है? नहीं, कहां हम विपक्ष की कोई आवाज दबाई नहीं जा रही। ये तो ये इनके कारनामों से ये इस तरह से आज ये बात कर रहे हैं कि साहब ईडी से। आप ये बताओ कि जहां जहां ईडी ने आज छापे डाले वहां पे क्या भ्रष्टाचार पकड़ में नहीं आया? पश्चिम बंगाल के अंदर 50 करोड़ रुपए जब्त नहीं हुए? आप बताइए, हेराल्ड के अंदर क्या घोटाला नहीं है क्या? 5,000 करोड़ रुपए की जमीन को आप 5 लाख रुपए की कैपिटल वाली कंपनी को दे दोगे? ऐसे कैसे मान लेंगे हम? आप ये बताइए कि एजीएल लिमिटेड, इनको देश को बताना चाहिए। देश को बता रहे हैं ना, देश को ही तो बता रहे हैं। ईडी के छापे, अरे भाई देश को बता रहे हैं, देश को बता रहे हैं। विधायक क्यों नहीं पकड़े गए? क्यों नहीं? उनको क्यों नहीं बताया? पकड़ ही लेना, लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। जवाब दोगे आप? इस चीज का मुझे डर किस बात का है? अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया तो आप जवाब दे दीजिए। भ्रष्टाचार दे रहे हैं, डर रहे हो आप तो, डर रहे हो आप ईडी के ऊपर कार्रवाई का सामना कर रहे हो, आप ईडी के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो। आज राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि आप को चुनौती देते हो। आज गांधी परिवार कानून है, बताइए गांधी परिवार हिंदुस्तान में कानून का राज चलेगा, गांधी परिवार का राज नहीं चलेगा। गलत फहमी निकाल दो आप, गलत फहमी निकाल दो, कानून का राज चलेगा। कायदों से चलती है ईडी, नियम और कायदों से चलती है। क्या प्रेशर में काम थोड़ी करेगी वो? नहीं तो नियमों कायदों से ईडी, मुझे ये बताइए विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट गए,
सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है कि भैया ईडी अपना काम कर रही है, उनको काम करने दीजिए। कहां तकलीफ है? ईडी जहां पे भी भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पे वो छापे डाल रही है, जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है वहां पे ईडी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मोहर लगाई है। सूरज जी, फिर तकलीफ सबसे की बड़ा बात आरोप नहीं यह है कि जहां जहां पर भाजपा के विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं, केवल उन्हीं के नजदीकी लोगों पर, केवल विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ही ईडी की कार्रवाई क्यों होती है? आखिरकार क्या सारे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं दूध के धुले हुए हैं, या सत्ता पक्ष को समर्थन करने वाली पार्टियां हैं, या उनके समर्थक है जो बड़े बड़े व्यापारी है, वो तमाम लोग बिल्कुल पाक साफ है, उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नीरज जी, मुझे ये बताइए कि चलो ईडी काम कर रही है तो आप जाइए ना, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए ना, प्रूफ देके जाइए ना उनके पास में, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए कि भारतीय जनता पार्टी का ये नेता है वो करप्ट है या इसने भ्रष्टाचार में लिप्त है, सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना। अगर ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है तो ईडी जहां जहां पे भी भ्रष्टाचार या जहां पे भी मनी लॉन्ड्रिंग की बात आती है वो ईडी पहुंचती है। आपने पश्चिम बंगाल में भी देख लिया होगा, महाराष्ट्र में भी देख लिया होगा, नेशनल हेराल्ड के अंदर मामला भी देख लिया होगा कि एक स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाई हुई कंपनी को एक माँ बेटा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा इस देश की दुर्गति क्या हो सकती है? 5,000 बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया कंपनी को, माँ बेटा हड़पने की कोशिश, बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि माँ बेटा एक कंपनी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। 76% होल्डिंग करने का माँ बेटा हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार बीजेपी के प्रतिनिधि से मैं ये कहना चाहूंगा कि ईडी मुद्दा नहीं है, आज महंगाई मुद्दा है, जीएसटी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। आप फिर ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं केंद्र सरकार की तर्ज पे। आपको क्या लगता है? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ईडी ने सब जहां जहां कानूनी कार्रवाई का पालन किया और ईडी ने हर जगह किया है जहां जो गलत है। मैं इनको बताना चाहता हूं 5,500 से ज्यादा केसेस ईडी में दर्ज है और कार्रवाई आपने सिर्फ 23 लोगों पे की है, 23 संस्थाओं पे की है। आप ये बताओ कीजिए ना कि आपने सेलेक्टिव जो कर रखा ना पैरामीटर वो बिल्कुल गलत है। आपने केवल विपक्ष से भटक जाएंगे। अब मैं चाह रहा हूं महंगाई पर चर्चा हो, सूरज जी, महंगाई पर सूरज जी महंगाई पर चर्चा हो। आपको लगता है पंकज जी जो आज प्रदर्शन हुआ है उसके कारण सरकार पर दबाव पड़ेगा, या आपको लगता है पार्टी अभी और लंबे समय तक इस विषय को जनता के बीच ले जाएगी? क्योंकि कोशिश की है, आज कहीं न कहीं कोशिश की है, आम जनता नहीं जुड़ी, सिर्फ कांग्रेस का कार्यकर्ता जुड़ा है, वो भी पूरी तरह से नहीं जुड़ा अभी तक। देखिए, विपक्ष कांग्रेस पार्टी जयपुर से दिल्ली तक, रायपुर से मुंबई तक हर जगह प्रदर्शन कर रही है और हम बिल्कुल संकल्पित हैं जनता के लिए कि जनता से जुड़े मुद्दे, महंगाई हो, जीएसटी हो, बेरोजगारी हो, इन सब पर सत्ता पक्ष को, सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी और कब रेट जो जीएसटी इन्होंने लगाया है उनको कम करना पड़ेगा, रोजगार पैदा करने पड़ेंगे। इनके सिर्फ ढकोसले वादों से काम नहीं चलेगा। लगातार ये वादे तोड़ रहे हैं, जिन वादों को लेकर सत्ता में आए थे उन वादों को इन्होंने बिल्कुल भी पूर्ण नहीं किया। आप इनके सारे वादे उठा के देख लीजिए, भले वो रोजगार से जुड़े हो। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हम हर वर्ष देंगे, इन्होंने कितने रोजगार दिए? सिर्फ 7 सालों में 7 लाख रोजगार इन्होंने क्रिएट किए हैं और ये वादे करते हैं 10 लाख रोजगार हम एक साल में दे देंगे। पिछले कुछ दिनों पहले मोदी जी ने कहा था हम अगले दिसंबर तक 10 लाख रोजगार क्रिएट कर देंगे। कहां क्रिएट कर देंगे? आपने पिछले 8 सालों में तो क्यों 7 लाख लोगों को रोजगार दिए हैं। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। आप महंगाई का परसेंटेज देखिए, उच्चतम स्तर पर है, 30 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर महंगाई इस बार है। इन्होंने जीएसटी, छोटी से छोटी जो आदमी, पहली सरकार, ये निकम्मी सरकार है जिन्होंने 70 साल में आटे पे जीएसटी लगाया है, दाल पे जीएसटी लगाया है। दाल पर जीएसटी, ये बड़ा सवाल है, आटे और दाल पर जीएसटी पहली बार लगी है। देखो नीरज जी, मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस झूठा प्रचार करती है। मुझे ये समझ में नहीं आई कि पहली बात तो ये कि आटे दाल पे जीएसटी कहां लगी है। पैक्ड आइटम और अनपैक्ड आइटम की बात हो रही है। सिर्फ पैक्ड आइटम के ऊपर पहले क्या था कि ब्रांडेड पैक्ड आइटम पे जीएसटी लगा करता था। उसमें क्या हो रहा था कि जो ब्रांडेड कंपनी है वो उसका दुरुपयोग कर रही थी। इस वजह से हमने पूरे ब्रांडेड की जगह जितने भी पैक्ड आइटम है उस पे जीएसटी लगाया, न आटे पे लगाया, न दही पे लगाया, न खुले में बेचे किसी तरीके का। दूसरा, मेरी बात सुनिए, दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि साहब जीएसटी लगाया। जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, कहां चली गई थी कांग्रेस? राजस्थान का प्रतिनिधि शांति धारीवाल जी गए थे, क्यों नहीं अपोज किया? अगर आपने अपोज किया है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते कि हाँ हमने जीएसटी काउंसिल के अंदर इसका विरोध किया। जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तब क्यों नहीं विरोध करते? फिर दूसरा, अगर आप ये चाहते हो तो जीएसटी के अंदर 50% स्टेट का होता है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का है मादा। अभी घोषणा करके जाइए कि जो 50% हमें राजस्थान में मिलता है उसको हम जीएसटी में से हटा देंगे। ये घोषणा, अगर आपको इतनी हिम्मत है। मैं तो आप घोषणा की, देखो आप घोषणा
घोषणा कर सकते हैं न पंकज जी क्यों नहीं घोषणा कर सकते? अगर नहीं, मान लो ये मैं बात तो कर रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि देखिए, जीएसटी काउंसिल के अंदर देखिए, जीएसटी आप काउंसिल पार्टी के अंदर का इन्होंने फैसला विरोध क्यों नहीं लेकिन किया दोनों ही जीएसटी काउंसिल हैसियत में? और नहीं फिर है दूसरा कि हमने आप किसी तरीके घोषणा का करते जीएसटी हैं, लगाया सरकार नहीं है। बात और जब सुनिए, इससे पंकज जी, जीएसटी से अगर बात पहले रखने देंगे तो GST पंकज जी, से आप पहले अपनी बात करता रखें। था जब टैक्स लगता था। देखिए दोनों इस हैसियत में नहीं है कि वो अपनी यहाँ कुछ घोषणा कर दें और देखिए, क्रियान्वित हो जाइए। सबसे बड़ी बात ये देखिए कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में इन्होंने विरोध दर्ज क्यों नहीं करा। देखो जी जीएसटी बिल्कुल विपक्ष काउंसिल में आरोप ये लग रहा है कि जीएसटी काउंसिल में मैं विरोध उसका दर्ज उसका खंडन क्यों कर नहीं देना करा? चाहता हूं कि जीएसटी काउंसिल में हमारा प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और जो वहां भी है वो फैसला तो लिया देते गया हैं। मेजोरिटी से। तो मेजोरिटी अरे से तो फैसला नहीं किया, majority उसमें हमारी तो सहमति बात नहीं है। नीरज हम जी, उसमें ऑलरेडी majority कहते हैं कि तो कांग्रेस का बात विरोध होती है, दर्ज जब किया उसमें voting जाए। और ये होती है। कह रहे हैं कि जीएसटी मुझे कलेक्शन, बताइए कि जीएसटी कलेक्शन का राज्यों का हिस्सा अभी तक भी नहीं दिया है। किया था इन्होंने क्या? राज्यों का हिस्सा अभी मुझे तक तो ये नहीं दिया बताइए, है। शांति आप कैसे- धारीवाल जी जो प्रतिनिधि गए थे उन्होंने विरोध किया था क्या? ये बता दीजिए। उन्होंने अगर विरोध किया तो दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी उन्होंने आपको कहा- कि हाँ हमने जीएसटी काउंसिल के अंदर विरोध किया, क्योंकि आपने उस टाइम तो विरोध नहीं किया और अब जाके आप झूठे वादे करते हो कि साहब जीएसटी लगा दिया। अरे भाई जब आपको अगर पंकज मान जी, लो इस पे पंकज- विरोध सुरेश जी, करना था तो सुरेश जी, काउंसिल के अंदर विरोध सुरेश करना जी, चाहिए था। आपको लगता सुरेश जी अभी पंकज जी सुरेश जी ने कहा कि आटे दाल पर कोई जीएसटी नहीं है, खुले में आटा दाल खरीदोगे कोई जीएसटी नहीं लगेगी। आपको लगता है अभी भी देश की आबादी बहुत ज्यादा देखिए ऐसी मैं है? बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, इन लोगों की बीजेपी की तो मानसिकता हमेशा से एक इस तरीके की असमानता क्रिएट करने के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं कि पैकेज खाना, पैकेज आटा, पैकेज दाल, क्या जो एक बिलो पॉवर्टी लाइन वाला है वो बंदा नहीं खा सकता? अरे एक तरह से आप आर्थिक असमानता का क्रिएट कर रहे हैं इस देश में। आप 80 करोड़ लोगों को अनाज देके एक तरीके की नहीं, आप एक जिस आदमी तरीके 20 की रुपए आप किलो create आटा करना खाना चाह रहे चाहता हैं, है। आर्थिक देखिए, असमानता पंकज की हम तो पैकेज जी, करें 10 रुपए में जो एक व्यक्ति 20 रुपए किलो का आटा खरीदता है, एक 32 रुपए किलो खरीदता है, तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, जिसकी जितनी पेइंग आज के दौर में जब हम एक साफ सुथरे और कोविड के बाद में हाइजीन चीजों की बात करते हैं तो आजकल सब जगह पैकेजिंग आने लग गई। तो क्या जो 20 रुपए का खारा आटा और उसमें पैकेजिंग है तो वो क्या उसको खाने का, शुद्ध खाने का अधिकार नहीं है? आप किस तरीके की आर्थिक समानता क्रिएट कर रहे हैं इसमें? बीजेपी के प्रतिनिधि को बताना चाहिए देश को कि किस तरीके की आर्थिक असमानता बीजेपी क्रिएट के कर रहे हैं। प्रतिनिधि ने बता दिया कि साहब हमने तो पैकेज आइटम पर जीएसटी लगाया। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि पैकेज आप आइटम बताइए किस तरह पे जो से शुद्ध किस खाने तरह का से असर पड़ रहा है? गरीब आदमी आप को, ये बताइए गरीब जनता आदमी पर को क्या शुद्ध असर पड़ खाने रहा का है? अधिकार नहीं है। पंकज जी आप गरीब बताइए आदमी को शुद्ध जनता खाने का अधिकार नहीं है। पंकज जी आप बताइए जनता पर क्या असर पड़ रहा है जीएसटी का? आप जनता पर आपको मौका मिल रहा है, बताइए। जनता पे असर पड़ रहा है ना साहब। आप पेट्रोल पे देख लीजिए, डीजल पे देख लीजिए, आप गैस पे देख लीजिए, इवन सीएनजी गैस पे भी इन्होंने इतनी रेट बढ़ा दी है पिछले कुछ सालों में, 60 रुपए से ज्यादा बढ़ा दिया है। और क्या अब पेट्रोल में सीएनजी की रेट में बहुत कम डिफरेंस रह गया। इन्होंने आटे में बढ़ा दिया। गरीब आदमी जो 100 रुपए 200 रुपए कमाता था उस पर वो कैसे वहन करेगा? आपने सरसों के तेल पे दाम बढ़ा दिया। सरसों का तेल 80 रुपए आता था 2013 में, अब आपने 100-200 रुपए कर दिया उसे। सूरज जी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो गया। आटे दाल का भाव आपने नीरज जी- आसमान पर चढ़ा दिया, आम आदमी की थाली से रोटी और दाल गायब हो गई। और इन्होंने तो नीरज जी मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि साहब रोटी दाल गायब हो गई, दाल भात गायब हो गया। हाँ बारी बारी से जवाब दूं। इन्होंने कहा पेट्रोल और डीजल पे एक मिनट का समय, आप 1 मिनट खत्म हाँ करें। मैं पेट्रोल डीजल पे आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में मिल रहा है। हमारी एक्साइज ड्यूटी 90 रुपए 19 रुपए 90 पैसे है, आज 26 रुपए 62 पैसे वेट है राजस्थान के अंदर पेट्रोल में। डीजल पे 15 रुपए 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी है और 16 रुपए 62 पैसे डीजल पर वेट है, जो कि सबसे ज्यादा महंगा राजस्थान के अंदर मिल रहा है। सबसे पहले आज सीएनजी के अंदर 5.5% वेट राजस्थान के अंदर है। 5.5% है भैया, कम करो। अरे कहां से? हमारे टाइम पे 26% पेट्रोल पे था, आपने 36% कर दिया था वेट भैया। वसुंधरा जी की सरकार थी जब 26% पेट्रोल पे वेट था। आप तो झूठ बोल रहे हैं जनता को। सबसे पहले राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के नेतृत्व में काम किया है। जनता ने आपको छोड़ दिया। आप बोल रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेस मुक्त हो रही है आपकी आप झूठ की झूठ वजह बोल से। रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का उससे वीडियो है, विचार करो। हर चीज का प्रचार करने का आपके वीडियो है। लीडरशिप में विचार करो। बार-बार उनको आगे कर देते हैं लीडरशिप गांधी मुद्दा नहीं परिवार को। है, यहाँ महंगाई मुद्दा है, जीएसटी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। आप उन मुद्दों पे बात कीजिए, आप लीडरशिप पे बात चलिए कीजिए। पंकज जी, सुरेश जी आपने अपने अपनी पार्टी की बात रखी। सुरेश जी आपने और पंकज जी ने अपनी अपनी बात रखी। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बात पर है कि सुरेश जी को लगता है कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी राजस्थान सरकार ने कम नहीं किया। वहीं पंकज जी को लगता है कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से दाल और आटे पर जीएसटी लगाया उससे आम आदमी की कमर टूट रही है। वाकई में देखिए कहीं न कहीं महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। भले ही आज हम इसको किसी भी तरह देख लें, पैकेज्ड आइटम बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन खुला
जो है बहुत बड़ी संख्या में उसका ग्राहक है। ऐसी स्थिति में सरकार को इस विषय पर चर्चा करनी होगी। मुद्दागरम में आप दोनों पधारे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दागरम के बाद A1 टीवी में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक देखते रहिए A1 टीवी।